प्यारे बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा की अंतरा से एक लेसन पढ़ेंगे। शेर, पहचान, चार हाथ और साजा। ये असगर वजाहत जो राइटर हैं उनकी 4 लघु कथाएं हैं। लेकिन आज के इस लेसन में हम 2 जो इसकी लघु कथाएं हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। इसके जो 2 अगली लघु कथाएं हैं उसको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जो पहली लघु कथा है उसका नाम है शेर। शेर यहाँ पर व्यवस्था का और सत्ता का प्रतीक है। जो ये लघु कथा है शेर, ये एक प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक कथा है। जैसा कि मैंने कहा कि शेर यहाँ पर सत्ता और व्यवस्था का प्रतीक है, तो वहीं पर लेखक ने आम जनता को लेकर और सत्ता को लेकर एक व्यंग भी किया है कि किस प्रकार सत्ता जो है तब तक आम जनता की ओर से शांत रहती है जब तक कि आम जनता सत्ता के प्रति कोई विरोध का स्वर नहीं उठाती है। यदि आम जनता की तरफ से कोई विरोध होता है तो सत्ता फिर अपने असली रूप में, अत्याचार वाले रूप में आ जाती है। तो यहाँ पर जो शेर है वो सत्ता का प्रतीक है और कैसे आम जनता, भोली भाली जनता शेर के किसी न किसी प्रलोभन में अपने आप ही उनके मुंह में समाती हुई चली जा रही हैं। तो यहाँ पर जो शेर है वो है सत्ता और आम जनता जो है वो है जंगल के जानवर। तो इस प्रतीक के रूप में आप इस कथा को समझेंगे। जैसे कि मैंने इसमें मुख्य बिंदु लिए हैं, उसी में से आपको पाठ भी समझ में आ जाएगा और पाठ से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे। तो हम इनके जो मुख्य बिंदु हैं उनको लेते हुए पाठ को समझते हैं। जैसे कि पहले मैंने कहा कि लोमड़ी का स्वेच्छा से शेर के मुंह में जाना। यहाँ पर जब लेखक ने देखा कि शेर के मुंह में लोमड़ी अपने आप जा रही है तो उसने उसे रोकना भी चाहा, पूछा भी उससे कि तुम शेर के मुंह में अपने आप क्यों जा रही हो। स्वेच्छा का मतलब होता है अपने आप। तो लोमड़ी ने क्या जवाब दिया कि लोमड़ी का बेरोजगार होना, कि लोमड़ी के पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार है और वो क्या कर रही है, नौकरी के लिए दरखास्त देना। शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर होना, कि शेर के द्वारा बताया गया है कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है। यानी कि अगर वो वहां पर जाकर अपनी दरखास्त दे देगी, अपनी एप्लीकेशन दे देगी तो उसको उसके बाद नौकरी मिल जाएगी। तो ये उसका स्वेच्छा से उसके मुंह में जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो शेर के मुंह में कोई रोजगार का दफ्तर नहीं है। वहां जाकर जो भोली भाली जनता है, जिसको जानवर के रूप में, प्रतीक के रूप में दिखाया है, वो अपने आप ही जाकर उसके अंदर समाते चले जा रही हैं और समाप्त हो रही हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि शेर किस बात का प्रतीक है। ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि शेर जो है सत्ता और व्यवस्था का प्रतीक है और भोली भाली जनता को अपने चंगुल में फंसाना और उनको अपनी उंगलियों पर नचाना। कि जो सत्ता है वो क्या करती है कि आम जनता को अपने हिसाब से चलाती है, अपनी उंगलियों पर नचाना या अपने चंगुल में फंसाए रखना। इसका अर्थ यही है कि सत्ता जो चाहे वो करे और जहाँ पर प्रजा या आम जनता उसका विरोध करे वहाँ पर वो फिर उसको, उसका दमन करती है या उस पर अत्याचार करती है या फिर अपने वास्तव रूप में आ जाती है। अब तीसरा पॉइंट है कि शेर के मुंह में और रोजगार के दफ्तर में अंतर। जब लेखक ने देखा कि शेर के मुंह में लोमड़ी कहती है कि रोजगार का दफ्तर है, तो एक रोजगार का दफ्तर बाहर भी है। तो जो उसके सहकर्मी हैं शेर के, यानी कि व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसके साथ साथ अपने आप को बोलते हैं कि हम अहिंसावादी हैं या हम क्रांतिकारी हैं, या वो उस सत्ता से संबंधित जो भी लोभ हैं, प्रलोभन है, जो उनका फ़ायदा लेते रहते हैं सत्ता के साथ मिलकर, तो वो कहते हैं कि ये रोजगार का दफ्तर तो मिथ्या है।
और वास्तव में जो रोजगार का दफ्तर है वो तो शेर के मुंह के अंदर है। तो वो क्या कहते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर हम यही बताएंगे कि जो जानवर शेर के मुंह में जा रहे हैं वो तो समाप्त हो रहे हैं क्योंकि शेर तो उनको निगल रहा है, लेकिन जो रोजगार के दफ्तर के चक्कर लगाकर निराश होना, जो वास्तव में रोजगार का दफ्तर होता है वहां पर आम जनता चक्कर लगाती रहती है नौकरी के लिए, अपनी दरखास्त देती रहती है, पूछने जाती रहती है, लेकिन अधिक जनसंख्या होने के कारण, या हम कुछ भी कह सकते हैं इसका दूसरा कारण, कि वो लोग नौकरी के लिए वहाँ पर रोजगार के दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं और भटकते रहते हैं। तो दोनों में अंतर तो यही हुआ कि वो व्यवस्था जो है शेर का मुंह, वो तो अपने अंदर रोजगार का दफ्तर बताकर प्रलोभन दे रही है और आम जनता को निगल रही है, जबकि जो असली रोजगार का दफ्तर है वहां पर लोग जाकर नौकरी की तलाश में चक्कर काटते रहते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। अब लेखक के मन में एक सवाल उठा कि मैं इनसे पूछूं कि भाई ये जो लोग चुपचाप, लोमड़ी है, गधा है, उल्लू है, कुत्ते हैं, सब अपनी मर्जी से ही चुपचाप शेर के मुंह में जा रही हैं, तो क्या कारण है इसका, ये क्यों जा रही हैं? तो वो बताते हैं कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। तो लेखक के मन में आया कि भाई तुम्हारे अंदर ये बताओ मुझे कि शेर के मुंह के अंदर ऐसा मुझे कोई प्रमाण दिखाओ कि वहाँ पर रोजगार का दफ्तर है, या वहाँ पर घास का मैदान है, या वहाँ पर मोक्ष है। तो जो साथी हैं, जो इस सत्ता के साथ काम करने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात जो ठग हैं या जो धोखा दे रहे हैं आम जनता को, उनके पास इन चीज़ों का कोई भी प्रमाण नहीं होता। तो वो क्या बताते हैं कि इन चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं है, ये सब तो जनता के विश्वास पर चलता है। यानी कि वो कहते हैं कि यहाँ पर विश्वास ही महत्वपूर्ण है। अगर इस पर टिप्पणी करने आ जाए तो हम यही बताएंगे कि यदि लोगों का किसी बात पर विश्वास हो तो वो प्रमाण नहीं देखते। यानी कि अगर जनता विश्वास कर लेती है, जैसे नेता लोग जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो आम जनता को तरह तरह के वादे करते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, और जनता भी उन पर विश्वास कर लेती है। तो यदि जनता विश्वास कर लेती है ना, तो क्या होता है, विश्वास के सहारे ही वो चलते रहते हैं। उनको कोई प्रमाण नहीं मिलता, ना उनको कोई प्रमाण दिया जाता है सत्ता की ओर से, लेकिन वो इन लोगों के वादों पर, इन लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो यही बताया जाता है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। कि प्रमाण जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, विश्वास। उस विश्वास के सहारे ही ये सत्ता चल रही है। तो धीरे धीरे जो आम जनता है वो सत्ता के चंगुल में, सत्ता के मुंह में, जो शेर प्रतीक है सत्ता का, उसके मुंह में चुपचाप चली जाती है। और यदि कोई, जैसे लेखक है, उन्होंने विरोध किया, तो जो शेर बिल्कुल अहिंसावादी था, न्यायप्रिय था, बुद्ध का अवतार लगता था, वो एकदम दहाड़ कर अपने असली स्वरूप में, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। यानी कि सत्ता के लोग तभी तक शांत हैं, तभी तक चुप हैं, जब तक आम जनता उनके विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठाती। तो ये थी आपकी कहानी शेर। इसके बाद एक दूसरी कहानी है पहचान, लघु कथा। अब पहचान में क्या होता है, ये संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि पहचान में भी जो आम जनता है उसका शोषण किया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है, उसका दमन किया जाता है। और जो राजा है, यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं, राजा और प्रजा। राजा भी शासक है, तो राजा भी उन प्रजा को दबाकर रखती है और मनमाने ढंग से काम करवाती है, मनमाने ढंग से अपने हुक्म देती है, आदेश देती है। हुक्म का मतलब आदेश। और जो जनता है, जो प्रजा है,
वो उसको चुपचाप मानती चली जाती है। और जनता को क्या कहा जाता है कि ये सब तुम्हारी प्रगति के लिए, तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। तो जो आम लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, वो तो यही समझते हैं कि जो आदेश हो रहा है यदि हम उसको उसी तरीके से मानते रहेंगे तो हमारा ही विकास होगा। और होता क्या है बाद में, ये आपको बताऊंगी मैं डिटेल में। इसमें मैंने पहला बिंदु लिया है कि राजा का जनता को हुक्म। राजा है वो जनता को हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है? आंखें बंद करने का हुक्म। लोगों से कहता है, प्रजा से कहता है, सभी लोगों से कि आप अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो हम काम में ज़्यादा मन लगा सकेंगे। और फिर क्या होगा? दूसरा कि कानों में शीशा डलवा लो, शीशा पिघलवा के अपने कानों में डलवा लो। उससे क्या होगा कि हम सुनेंगे नहीं, यानी कि फालतू की बातें हमारे कानों में नहीं जाएंगी और हमारा मन और अधिक लगेगा काम में। और तीसरी बात कहता है कि होठ सिलवा लो, अपना मुंह बंद कर लो, फिर हम ना बोलेंगे और ना खाएंगे, तो हमारा काम और अधिक अच्छा होगा, क्योंकि हम बोलने में भी अपना समय व्यर्थ करते हैं, अपनी एनर्जी व्यर्थ करते हैं। तो राजा ने ये प्रजा को 3 हुक्म दिए और इनके पीछे जो छुपा हुआ अर्थ है वो क्या है कि राजा नहीं चाहता कि जो आम जनता है, जो लोग हैं, जो प्रजा है, वो राजा की बातों को सबसे पहले देखे। यदि देखेगी तो फिर क्या करेगी? सुनेगी। देखेगी और सुनेगी तो फिर क्या करेगी? बोलेगी। तो जनता को कैसा चाहती है? अंधा, बहरा और गूंगा। तो जो जनता है, अगर वो अंधी, बहरी और गूंगी हो जाएगी, कोई बोलेगा ही नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं, कोई कुछ देखेगा ही नहीं, तो फिर जो कुछ हो रहा है उसका विरोध कैसे करेगा? तो यहाँ पर जो राजा है वो प्रजा का इस प्रकार से शोषण करता है और मनमाने ढंग से अपना काम करवाता है। तो ये तो था पहली बात कि राजा ने क्या हुक्म दिया प्रजा को। उसके बाद जब क्या हुआ, आंख बंद हुई और आंख खोलने के बाद परिणाम। अब क्या हुआ, जब वो सब चुपचाप काम करते रहे, आंखें भी बंद थी उनकी, तो एक बार लास्ट में उन्होंने आंख खोलकर देखा कि देखें तो सही कि जिस विकास और प्रगति की बात हो रही है वो कहाँ तक हुई, कैसे हुई, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखें तो क्या देखा उन्होंने? उत्पादन का विकास, कि उत्पाद तो हुआ ज़्यादा, उसमें तो विकास हुआ। बंद आँखों में शोषण, लेकिन उन्होंने और क्या देखा कि जब आंखें बंद थी तो आम जनता का शोषण हुआ, उनका दमन किया गया। राजा की मनमानी की आज़ादी। अब क्योंकि जनता जो है वो गूंगी, बहरी और अंधी है, तो राजा जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है प्रजा पर। और जब आंखों को खोलकर देखा तो वो ठगे जा रहे हैं। उनकी समझ में क्या आया कि वो तो ठगे गए। क्यों ठगे गए? क्योंकि जनता को गूंगा, अंधा और बहरा बनाकर राजा ने जनता का विकास नहीं किया। राजा ने सिर्फ अपना विकास किया, अपने आप को स्वर्ग में बना लिया, सिर्फ अपनी सुख सुविधाएं जुटाई। तो यहाँ पर क्या हुआ? विकास और प्रगति के नाम पर उनका शोषण हुआ और सिर्फ राजा को ही लाभ हुआ। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उन्होंने पाया कि राजा ने हमें आपस में भी एक दूसरे से अलग कर दिया, हमारा शोषण भी हुआ और हमारे लिए कार्य न होकर सिर्फ राजा को ही इन चीज़ों का लाभ हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि खैराती, रामू और छिद्दू के आंखें खोलने पर क्या स्थिति थी। अब लास्ट में जब उन्होंने देखा कि देखते हैं कि अब हम कहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने जब आंखें खोली तो क्या देखा कि प्रजा का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। कि प्रजा अब कहाँ बची थी? गूंगी, अंधी, बहरी प्रजा हो गई थी। राजा ने उनका दमन कर दिया, शोषण कर दिया, उनको एक दूसरे से मिलने नहीं दिया, एकजुट नहीं होने दिया। तो उन्होंने देखा कि उनका तो अस्तित्व समाप्त हो गया है और
प्रजा राजा के हाथ की कठपुतली बन गई। राजा के हाथ की कठपुतली का मतलब कि राजा जो जो हुक्म देता रहा, प्रजा वैसा वैसा करती रही। और कठपुतली का मतलब होता है कि डोर दूसरे के हाथ में है, जैसा नचाएंगे वैसा नाचेंगे। कठपुतली वही करती है। तो अब जो प्रजा थी वो राजा के हाथ की कठपुतली बन गई, यानी कि राजा ने जैसा चाहा वैसा उनसे काम लिया और उनको आपस में भी एकजुट नहीं होने दिया और ना ही अपने खिलाफ में कोई आवाज़ उठने दी। उसके बाद अपनी पहचान खो देना। अब जो आपस में वो एक दूसरे से अपनी पहचान रखते थे वो भी उन्होंने खो दी, क्योंकि ना वो देख सकते थे, ना वो सुन सकते थे और ना ही वो बोल सकते थे। इसके बाद आंखें खोलने पर सिर्फ राजा का ही दिखाई देना। तो इन तीनों लोगों ने जब आंखें खोली, खैराती, रामू और छिद्दू ने, तो उन्हें आपस में कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें सिर्फ क्या दिखाई दिया? राजा। यानी कि प्रजा जो है उसका तो अस्तित्व ही समाप्त कर दिया राजा ने और अपने आप को स्वर्ग में बना लिया। सिर्फ अपना ही फायदा वो प्रजा से हर तरीके से लेता रहा। तो यहाँ पर भी जो आम जनता है उसके ऊपर एक कटाक्ष किया है राजा का या सत्ता का या व्यवस्था का, कुछ भी कह सकते हैं हम, कि जो आम जनता है उसको कोई फायदा नहीं मिला और राजा को हर तरीके से प्रजा का दमन करके, शोषण करके, उसको दबाकर राजा जो है वो स्वयं अपने आप ही स्वर्ग में बन गया, अपना ही लाभ उठाता रहा और प्रजा जो है वो तो एक तरीके से उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो ये थी आपकी दूसरी लघु कथा पहचान। इसमें 2 लघु कथाएं और बचती हैं अभी। ये लेसन बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम उसको अगले लेसन में पढ़ेंगे। 4 हाथ और साजा। आशा करती हूँ आज की आपको दोनों लघु कथाएं समझ आई होंगी। यदि फिर भी इससे संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप मुझे ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में और इस लेसन को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, सीखें और समझें। थैंक यू।